शंकर नाम का लड़का शिव मंदिर में जाता है और तभी बेला नाम की एक लड़की का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है कि तभी शंकर आकर उसे थाम लेता है और बेला को देखकर शंकर को पहले ही नजर में बेला से प्यार हो जाता है और मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर लड़की है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो जैसे ये कोई अप्सरा हो। शंकर बेला को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है और मन ही मन सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी बेला उससे बोलती है, मैं ठीक हूँ, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। बेला के इतना बोलते ही शंकर उसे छोड़ देता है, जिसके बाद बेला नीचे जमीन पर गिर जाती है। आउच, मेरी कमर। अब सॉरी, मुझे माफ करना, वो दरअसल मैं भूल गया था। आपने बोला कि छोड़ दो तो मैंने आपको छोड़ दिया। अब बेला उठने लगती है और तभी शंकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बेला से बोलता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अब बेला शंकर का हाथ पकड़कर उठ जाती है और उसे धन्यवाद बोलकर जाने लगती है, लेकिन शंकर उससे बोलता है, सुनिए मिस, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वैसे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? ये लड़का तो मेरे पीछे ही पड़ गया, क्या करूं? इसे अपने बारे में बताऊं या नहीं? नहीं नहीं, इंसान है ये, सांप से डरते हैं इंसान। अगर इसे पता चल गया कि मैं नागिन हूँ तो पता नहीं ये क्या करेगा। हेलो मैडम, आप क्या सोचने लगी? कहीं आप गूंगी तो नहीं है? मैं बोल सकती हूँ और मेरा नाम बेला है। मैं यहाँ घूमने, मेरा मतलब है यहाँ जॉब करने आई हूँ और मैं बस यहाँ अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रही थी। बहुत अच्छा नाम है आपका। मेरा नाम शंकर है। वैसे इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलो, मैं आपको एक किराए पर कमरा दिला देता हूँ। अब शंकर बेला को अपने साथ ले जाता है और अपने घर के पास वाले ही एक घर में एक कमरा किराए पर दिला देता है, जिसके बाद बेला उस घर में रहती है। और एक दिन जब वो घर के बाहर शंकर को देखती है तो उसके पास जाकर शंकर से बोलती है, वो दरअसल मैं यहाँ नई हूँ, मुझे इस शहर के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं घर में बैठी बैठी अकेले बोर हो रही थी तो मैंने सोचा। अरे बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। मैं तो यहाँ आप ही के लिए आया हूँ। मेरा मतलब है, आपको जो भी परेशानी है आप बेझिझक मुझे बता दीजिए। आखिर इस शहर में मैं इकलौता आपका दोस्त हूँ। इस तरह से शंकर बेला से फ्लर्ट करने लगता है और उसे शहर घुमाने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद शंकर बेला से अपने मन की बात कह डालता है, जिसके बाद बेला एक गहरी सोच में पड़ जाती है और अपने रूम में बैठी खुद से बोलती है, शंकर तो सच में बहुत अच्छा इंसान है और मैं जिस शांति और खुशी के लिए पृथ्वी लोक पर आई थी वो खुशी मुझे शंकर के साथ मिल रही है। इसीलिए अब मैं नागलोक कभी नहीं जाऊंगी और पृथ्वी लोक पर शंकर के साथ रहकर खुशहाल जिंदगी जीऊंगी। अगर शंकर को पता चल गया कि मैं नागिन हूँ तो हे भोलेनाथ, मैं क्या करूँ? इस तरह से बेला काफी देर तक सोचती है और फैसला लेती है कि वो अब नागलोक कभी नहीं जाएगी, बल्कि शंकर के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी, बिना शंकर को अपनी सच्चाई बताए। अब बहुत जल्द बेला और शंकर की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बेला की सास रूपा बेला से बोलती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और आज तुम्हें ही सारा खाना बनाना होगा। खाने में कुछ मीठा बना लेना। हाँ, तुम एक काम करना बहू, खीर बना लेना। शंकर को खीर बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर बेला किचन में चली जाती है और खुद से बोलती है, मैंने माँ जी से बोल तो दिया कि मैं सब बना लूंगी, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैं तो नागलोक में राजा की बेटी थी, अब सब कुछ पका पकाया मुझे मिलता था, खाना कैसे बनाऊं? बेला ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसे एकदम से याद आता है कि वो तो एक नागिन है और उसके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बना लेती है। कुछ देर बाद रूपा किचन में आती है और उससे बोलती है, बहू, अगर तुझे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो ना तो तू मुझे। इतना बोलकर रूपा चुप हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि बेला ने अकेले ही इतना सारा खाना बनाया है।
ये देखकर रूपा बहुत खुश होती है और बोलती है, वाह बहू, तू तो सच में फास्ट है। चल आजा, हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अब रूपा अपनी बहू के साथ बाहर जाती है और वह सब मिलकर खाना खाते हैं। रूपा को बेला के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। अब इसी तरह से बेला धीरे धीरे अपनी सासू माँ का दिल इस कदर जीत लेती है कि रूपा आग बंद करके बेला पर विश्वास करने लगती है। वहीं दूसरी ओर बेला भी अपनी जादुई शक्ति से सारा काम फटाफट कर दिया करती है। ऐसे ही एक रात बेला किचन में अपने जादू से खाना बना रही होती है कि तभी उसकी दोस्त प्रथा आ जाती है और बेला से बोलती है, बेला, लगता है इंसानों के बीच रहकर तू भूल गई है कि तू एक नागिन है और तू यहाँ बस कुछ दिन की शांति पाने के लिए आई थी, ना कि जिंदगी भर की। देखना बेला, नागलोक में सबको पता चल चुका है कि तू नागलोक से गायब है। सब तुझे ढूंढ रहे हैं। पर प्रथा, अब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अब यहाँ मेरा अपना परिवार है, शंकर है और मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूँ। और जिस शांति को पाने के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आई थी वो मुझे मिल चुकी है। इसीलिए तू नागलोक में जाकर सबको बता दे। अब मैं इंसानों के साथ उनकी दुनिया में रहूंगी और इसके लिए चाहे मुझे अपनी शक्ति ही क्यों ना त्यागनी पड़े। बेला प्रथा से बात कर ही रही होती है कि तभी रूपा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उनसे बोलती है, अरे मैं जिस लड़की को अपनी प्यारी बहू समझती रही वो तो एक नागिन है, नागिन। और कहाँ मैं अपने पोता पोती के सपने देख रही थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे अपनी गोद में सपोलो को खिलाना पड़ेगा। माँ जी, ये सच है कि मैं एक नागिन हूँ। मैं यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आई। मैं तो आप लोगों के साथ इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। बेला बार बार रूपा को समझाती है पर रूपा उसकी एक नहीं सुनती और वो शंकर को घर बुलाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। जिसके बाद बेला बहुत शर्मिंदा होती है और रोने लगती है और शंकर से बोलती है, शंकर, मैं मानती हूँ मैंने आप लोगों को धोखे में रखा, पर मेरा इरादा कभी भी आप लोगों को चोट पहुँचाना नहीं था और ना ही मैंने कभी आप लोगों के साथ कुछ बुरा किया। मैं तो बस सुख और शांति चाहती थी, इसीलिए पृथ्वी लोक पर आई और मुझे वो सुख शांति आपके और माँ जी के साथ मिली। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दूंगी और एक साधारण इंसान बनकर आप लोगों के साथ रहूंगी। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ना रहूं, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर शंकर बेला से नाराज नहीं होता, उल्टा वो बेला की सच्चाई जानकर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, बेला, मुझे तुम पर विश्वास है। और माँ, आप क्यों बेला से डर रही हैं? अगर बेला को हमारा बुरा ही करना होता तो अब तक आप बेला को सुना नहीं रही होती, बल्कि खुद हमेशा के लिए सो रही होती। बेला तो बस हमारे साथ हमारी तरह रहना चाहती है। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी बेला मेरी बीवी है, इसीलिए मैं उसे अब खुद से दूर नहीं कर सकता। अब रूपा को भी समझ आ जाता है कि बेला भले ही एक नागिन है, लेकिन रूपा को बेला जैसी बहू नहीं मिल सकती। जिसके बाद वो बेला को माफ कर देती है और उसे अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। जिसके बाद बेला अपनी सारी नागिन शक्तियों को त्याग कर एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी एक शिल्पा नाम की लड़की की है जो अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। शिल्पा को अपनी माँ के हाथ का बना हुआ केक बहुत पसंद था, इसीलिए वो हमेशा अपनी बर्थडे पर अपनी माँ का हाथ का बना हुआ केक काटा करती। तभी उसकी माँ उर्मिला उसके लिए केक बना कर लाती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, चलो अब इसे काटते हैं। शिल्पा बहुत खुश हो जाती है। तभी शिल्पा के पिताजी आनंद उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाते हैं, जिन्हें देखकर शिल्पा बड़ी खुश हो जाती है। बेटी, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें सारे जहाँ की खुशी मिले, तुम सदा खुश रहो और हमेशा हंसते खेलते रहो। पिताजी, इस बार आपने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिया जैसे आप मुझे हमेशा दिया करते थे। इस बार कुछ अलग क्यों नहीं किया आपने? मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज नहीं लाऊंगा? मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा है, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
हम तुम्हारी मम्मी को भी लेके चलेंगे। उसके बाद आनंद शिल्पा के बर्थडे सरप्राइज को दिखाने लेकर जाता है। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा खुशी को हमेशा नजर लग जाती है। ऐसे ही शिल्पा की खुशियों को भी किसी की नजर लग गई। रास्ते में जाते जाते उनका ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। शिल्पा को होश आता है, वो अपने चारों तरफ देखती है, उसे उसके माता पिता नहीं दिखाई देते। तभी एक डॉक्टर आता है, उससे कहता है, कैसी हो बेटा, अब तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं? अगर कोई भी दिक्कत है तो तुरंत नर्स को बताना। शिल्प और हिचकिचाते हुए पूछती है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? और मेरी मम्मी हमारे साथ ही थी, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो, मुझे उनके पास जाना है। शिल्पा की बात सुनकर डॉक्टर गंभीरता से सोचने लगते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक शिल्पा से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये दौर तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम्हें संभलना बहुत जरूरी है। आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस ये जो किस्मत का खेल है जो अचानक से तुम्हारे साथ हो गया, इसे तुम्हें साहस पूर्वक अपनी हिम्मत को बनाकर रखना होगा। शिल्पा घबराहट में डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी बातों को घुमा क्यों रहे हो? सीधा सीधा बताओ कि आखिर हुआ क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। डॉक्टर गंभीरता से शिल्पा को बताते हैं, जब तुम अपने माता पिता के साथ कार में जा रही थी, अचानक से ट्रक में तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ और तुम्हारी पिताजी को बहुत गहरी चोट आई। तुम्हारी माँ को तो हम बचा नहीं सके, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और तुम्हारे पिताजी जिंदा है, कुछ ही घंटों बाद उन्हें होश आ जाएगा। मुझे माफ करना प्यारी बच्ची, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता उसके सामने खड़े होते हैं, वो अपने पिता को देखकर रोने लगती है। पिताजी, ये क्या हो गया? पिताजी, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में ये कैसा पहाड़ टूट गया? मेरी माँ के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मुझे मेरी माँ वापस चाहिए पिताजी, उनके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, काश आपसे मेरे बर्थडे का सरप्राइज नहीं मांगती तो शायद ये हादसा नहीं होता। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं। माँ के गम में बेचारी शिल्पा सदमे में पहुँच जाती है। उसकी ये हालत देखकर आनंद दिन रात परेशान हो जाता है। उसकी ये हालत देखकर आनंद सोचता है, अगर शिल्पा इसी तरह अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देगी तो उसे कुछ भी हो सकता है। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ऐसे मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सोचकर आनंद के मन में दूसरी शादी का ख्याल आता है। वो एक मोहिनी नाम की लड़की से शादी करता है। मोहिनी शादी के बाद आनंद के घर आती है। वो शिल्पा को बहुत प्यार करने लगती है, लेकिन मोहिनी का ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। जब उसे दूसरा बच्चा होता है तो वो शिल्पा के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देती है। इत्तेफाक की बात है कि मोहिनी को जो बच्चा हुआ था उसका जन्मदिन शिल्पा के जन्मदिन पर ही आता है। पिताजी, कितनी अच्छी बात है ना कि मेरा और बाबू का बर्थडे एक साथ आता है। अब हम दोनों अपना बर्थडे एक साथ मनाया करेंगे। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, इस साल तुम्हारा बर्थडे हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। ये सब मोहिनी दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। इस मनहूस के साथ मेरे बाबू का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। क्या पता इस मनहूस लड़के की मनहूसियत मेरे बच्चे पर पड़ जाए। जैसे ये अपनी माँ को खा गई, क्या पता मेरे बाबू के साथ कुछ गलत हो जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके लिए तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मोहिनी ये सोचकर बेचारी शिल्पा से पूरा दिन भर काम करवाती है। जब वो अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है, ओ लड़की सुन, कल मेरे बाबू का बर्थडे है और सभी मेहमान आएंगे। मेहमान की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये ड्रेस कल पहन लियो और सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करना और खाना भी तुझे ही बनाना है, समझी तू? ठीक है माँ। मोहिनी शिल्पा को फटी पुरानी ड्रेस देती है। ऊपर से कल शिल्पा का भी बर्थडे होता है। वो उसे इतना सारा काम बता देती है कि वो बहुत उदास हो जाती है और मायूसी से अपने कमरे में चली जाती है और रोती हुई अपनी माँ को याद करती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जैसे तुम मेरे बर्थडे पर केक बनाया करती थी, मुझे ये सब बहुत याद आता है। और मेरी सौतेली माँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऊपर से मेरे बर्थडे वाले दिन मुझसे इतना काम करवाना चाहती है। उन्होंने तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि कल भी मेरा बर्थडे है, मेरे लिए नए कपड़े खरीद ले। लेकिन उन्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी खिड़की में से एक सुनहरा और हरा तोता आता है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और
और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम बहुत ही प्यारी हो और अपने आप को किसी से कम मत समझना। मैं एक अनोखा तोता हूँ। मुझे भगवान ने वरदान दिया है, जहाँ पर भी दुखी लोग होते हैं मैं अपने आप वहाँ पहुँच जाता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। मैं अब तुम्हारी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। तभी तोता जादू से एक जादुई केक बनाता है। वो जादुई केक बहुत ही टेस्टी दिखता है। केक को देखकर शिल्पा बहुत खुश हो जाती है और तोते से कहती है, अरे इतना प्यारा और सुंदर केक तुमने कैसे बनाया? ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं इसे अभी खा सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम इसे अभी नहीं खा सकती। कल जब तुम्हारी सौतेली माँ अपने बच्चे के लिए केक लाएगी तो तुम्हें बस उस केक से इस केक को बदलना है। जादुई केक की ये खासियत है कि ये लोगों के दिलों से नफरत को दूर करता है, उनके अंदर प्यार और ममता भरता है। जब ये केक तुम्हारे परिवार वाले खाएंगे तो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई कभी अत्याचार नहीं करेगा। क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या मेरी सौतेली माँ मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगी? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं केवल तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अब जब मैंने तुम्हें कहा है तो बस तुम्हें उतना ही करना है। उसके बाद जादुई केक का कमाल देखना। शिल्पा बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन चुपके से केक को जादुई केक से बदल देती है। थोड़ी देर में मोहिनी केक काटती है। जैसे ही वो खुद खाती है और वो अचानक से रोने लगती है और वो रोते रोते शिल्पा से कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी। मैंने स्वार्थ में कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम बहुत अच्छे हो और मुझे मेरी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर हो सके मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्ची। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी असली माँ तो मर गई तो क्या हुआ, लेकिन आपने मुझे बहुत प्यार दिया था, वो मैं नहीं भूल सकती। उसके बाद से मोहिनी शिल्पा को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती है। तरह सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं।